हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं में तीसरे चैप्टर धातुएं एवं धातु कर्म के अंतर्गत आज हमें इस कालखंड में धातुओं के रासायनिक गुण, सक्रियता श्रेणी एवं धातु की प्राप्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने पिछले कालखंड में धातुओं के कुछ भौतिक गुण के बारे में समझ रहे थे। उसके आगे अपन देखेंगे इसमें कुछ रासायनिक गुण। रासायनिक गुण के अंतर्गत धातुओं के रासायनिक गुण। इस रासायनिक गुण को अपन समझने का प्रयास करें। रासायनिक गुण का सीधा सीधा मतलब है रासायनिक पदार्थों से क्रिया। ठीक, अब किस प्रकार से क्रिया करेंगे, कई ढेर सारे रासायनिक पदार्थ हैं, उनके साथ धातुओं की क्या क्या क्रिया होगी उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। अब मुख्यतः रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन मुख्य हैं। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में समझने का प्रयास करें। जैसे यहाँ पर हम परमाणु के बारे में समझते हैं। इसमें परमाणु को हम सामान्यतः इस प्रकार से लिखते हैं अपन, ये नाभिक होता है, इसके बाहर में इस प्रकार से एक वृत्ताकार मार्ग होता है जिसे हम कोश या कक्षा कहते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग परमाणु में या तत्वों में अलग अलग कोश की संख्या पाई जाती है। किसी में 1, 2, 3, 6, यहाँ तक 6, 7 तक पाए जाते हैं, क्योंकि आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं। तो जिस आवर्त में है उसमें उतने ही कोश हैं। तो देखिए यहाँ पर कोई भी तत्व या परमाणु समझ लीजिए, यहाँ पर उसके बाहरी कोश में, सबसे बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल के यहाँ पर ले रहा हूँ मैं। अब इसी को हम थोड़ा समझें। जैसे लिथियम, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 3, एक क्षारीय धातु है। ठीक है ना, कौन से धातु हैं? क्षारीय धातु, वर्ग नंबर 1 वाले हैं, प्रथम वर्ग 1 के तत्व हैं। इसका जब इलेक्ट्रॉन चार्ज लिखेंगे बोरबेरिनियम में, पहले कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन अब यहाँ पर केवल 3 है, तो अभी तक केवल 2 लिख चुके हैं, तो कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा? 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें कुल मिलाकर के इसको मैं इस प्रकार से थोड़ा सा समझाता हूँ। इसमें ये नाभिक हो गया, ये पहला कोष, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, मान इस प्रकार से मैं इसको इलेक्ट्रॉन बना रहा हूँ। उसके बाद दूसरा कोष ऐसा, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इस प्रकार से 1 इलेक्ट्रॉन है। अभी लिथियम के बारे में, ठीक है, गोलाकार होते हैं। तीसरा अगला अपन देखते हैं इसमें सोडियम, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 11। ठीक है, जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो ये होगा 2, दूसरे कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन, 1 बच गया यहाँ पर, ऐसा इस प्रकार से। तो बाहरी कोष में यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, 3 कोष हैं, इसको इस प्रकार से बनाएंगे तो ये नाभिक हो गया। ये पहला कोष, ये दूसरा कोष और ये तीसरा कोष। ठीक है, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब आगे चलें। इसमें अंतिम कोष में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो सबसे बाहरी कोष को हम कहते हैं संयोजकता कोष। क्या कहते हैं? संयोजक। यहाँ पर संयोजकता कोष, ये भी होगा सेम ऐसा। लिथियम का जो दूसरा कोष है, ये भी संयोजकता कोष है। और यहाँ पर मैं अभी जो इंडिकेट कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको, तीर चिन्ह के द्वारा बताया गया है, ये कौन सा कोष है? संयोजकता कोष, सबसे बाहरी कोष। और उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन, क्या कहते हैं उसको? संयोजी, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ये भी इलेक्ट्रॉन, तो एक ही संयोजी। संयोजकता 1 होती है, कितनी होती है? 1। वर्ग नंबर 1 वालों की। ऐसे वर्ग नंबर 2 की बात करें अपन, द्वितीय वर्ग, वर्ग 2 के तत्व,
जैसे एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, इसको अपन क्षारीय बृहद धातु कहते हैं। परमाणु क्रमांक 4 है। जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो ये 2 और ये क्या हो जाएगा 2। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है। जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन, 10 हो गया, अब 2 बज गए। इस प्रकार से यहाँ पर ही 2 इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम थोड़ा देखें अपन अलग से, ये तो वर्ग 13 के तत्व हैं। एल्यूमिनियम, इसका परमाणु क्रमांक होता है 13, 2, 8, 3। इसके बाहरी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाहरी कोष में अपन मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं, इसमें 2, बेरिलियम के बाहरी कोष में 2 और एल्यूमिनियम के बाहरी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यही जो सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन है, यही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। और इसी के आधार पर हम और थोड़ा ध्यान समझें इसमें, जिसमें जितने से कम इलेक्ट्रॉन होगा बाहरी कोष में, धातुओं की बात कर रहा हूं मैं, जिस धातु में जितनी कम से कम संख्या में इलेक्ट्रॉन होगा उसकी क्रियाशीलता उतनी ही अधिक होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक है सोडियम, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। सोडियम के बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम की बात कर रहा हूँ मैं, इसके बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और एल्यूमिनियम के बाहरी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन। तो ज़्यादा क्रियाशील कौन होगा इन धातुओं में? जिसके बाहरी कोष में कम से कम इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पर 1 ही इलेक्ट्रॉन है सोडियम में बाहरी कोष में, इसलिए मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की तुलना में इसकी क्रियाशीलता अधिक होगी इसमें। ये इसका मुख्यतः है इसमें सक्रियता। अब इसी को हम आगे लेते हैं, इसमें रासायनिक गुण के अंतर्गत किस प्रकार से यौगिक बनेंगे। कुछ यौगिकों से हम इसमें क्रिया कराएं। पहला इसमें अपन लेते हैं सामान्यतः ऑक्सीजन से क्रिया। ऑक्सीजन से कैसे क्रिया होगी? देखिए, क्रियाशील धातुएं, जैसे हम लोग वही पढ़ रहे हैं, इसमें समूह 1 के तत्व, समूह 2 के तत्व, अलग अलग समूह में अलग अलग प्रकार के धातुएं हैं जिनका नाम यहाँ पर लिखा गया था अभी, या समझें उसके बारे में। लेकिन मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा था कि जिसके बाहरी कोष में जितने कम इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी क्रियाशीलता उतनी ही अधिक होती है। जैसे वर्ग नंबर 1, जैसे एग्जाम्पल के यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, सोडियम, पोटेशियम आदि, इनके क्रियाशीलता ज़्यादा होती है। तो ये क्या है, ऑक्सीजन से आसानी से क्रिया कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन का भी सूत्र देखें अपन, तो O2 एक गैस के रूप में इस प्रकार से रहते हैं और कमरे के ताप पर ही ये अत्यंत क्रियाशील होने के कारण आसानी से क्रिया कर लेते हैं और ऑक्साइड बनाते हैं। तो कोई भी तत्व हो, जब ऑक्सीजन के साथ यौगिक बनाते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं? ऑक्साइड कहते हैं। तो इस प्रकार से कौन सा ऑक्साइड बनेगा? ये सोडियम है तो सोडियम का ऑक्साइड बनेगा, पोटेशियम है तो पोटेशियम का ऑक्साइड बनेगा। इसका सूत्र इस प्रकार से, सोडियम ऑक्साइड Na2O, जहाँ पर सोडियम की संयोजकता 1 है और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं मानी, यहाँ 1 है अभी फिलहाल, ठीक है ना। देखिए हम इसको 1 नहीं लिखते ऐसा, इस संयोजकता को दर्शा रहा है, सोडियम ऑक्साइड। यहाँ पर अब इसको समीकरण थोड़ा बैलेंस करें। 2 ऑक्सीजन राइट लेफ्ट में है, इसको 2 करना है ऑक्सीजन को, अभी 1 ही है तो 2 से गुणा कर दीजिए। 4 सोडियम है राइट हैंड साइड में, अब बाईं तरफ भी इसको 4 कर लीजिए, तो ये समीकरण संतुष्ट हो गया, ये सोडियम का ऑक्साइड बन गया। इसी प्रकार से पोटेशियम भी पोटेशियम का ऑक्साइड बनाते हैं, पोटेशियम और ऑक्सीजन मिल करके पोटेशियम का ऑक्साइड। इसी प्रकार से हम इसको समीकरण संतुलित करें, 2 ऑक्सीजन बाईं ओर है तो 2 से अपन गुणा कर दें दाईं ओर को। अब 4 ऑक्सीजन दाईं ओर हो गया, इधर भी अपन बाईं ओर 4 से गुणा कर दें क्योंकि अभी 1 ही है, 4 से गुणा हो गया। इस प्रकार से ये भी जैसे सोडियम का ऑक्साइड था वैसा ही पोटेशियम का ऑक्साइड है।
ये अत्यंत ही क्रियाशील धातुएं होती हैं, इसीलिए आसानी से यह ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। आगे चलें, हम कुछ ऐसे धातुओं के बारे में समझेंगे जिसकी क्रियाशीलता इस सोडियम या पोटेशियम, जिसको अपन वर्ग 1 के तत्व कह रहे हैं, उसके बाद वाले और जो वर्ग नंबर 2 हैं या अन्य वर्ग में जो तत्व हैं, उनके साथ में ऑक्सीजन की किस प्रकार से क्रिया होती है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कॉपर, ये तांबा है और इसकी क्रियाशीलता सोडियम और पोटेशियम की अपेक्षा कम होती है, इसलिए बहुत ही क्रियाशील नहीं होते। इसलिए सोडियम और ऑक्सीजन की अपेक्षा उनकी बनने की दर, ऑक्साइड तो बनाएंगे, ध्यान समझेंगे, ऑक्सीजन से क्रिया हो रही तो ऑक्साइड ही बनाएगा, लेकिन उनके बनने की जो दर है, यानी कि दर का सामान्य आशय है समय के साथ कम समय में ज़्यादा मात्रा में क्रिया करेगा। ये सामान्य शब्द में इसको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अभिक्रिया की दर का सामान्य शब्द में कहेंगे तो कम समय में ज़्यादा मात्रा में सोडियम ऑक्सीजन से क्रिया करती है, लेकिन कॉपर भी ऑक्साइड ही बनेगा। कोई भी तत्व हो, जब भी ऑक्सीजन से क्रिया करेगा हमेशा ही ऑक्साइड बनेगा। ये बात को समझ रहे सब लोग, तत्व धन ऑक्सीजन बराबर हमेशा ऑक्साइड बनेगा, लेकिन उसकी कंडीशन या शर्त अलग अलग हैं। कोई अभिक्रिया उसकी कम होती है तो किसी की अभिक्रियाशीलता अधिक होती है। तो सोडियम और पोटेशियम की तुलना में इसकी क्रियाशीलता कम होती है, लेकिन बनेगा ऑक्साइड बनेगा। इसका सूत्र है इस प्रकार से CeO, कॉपर के ऑक्साइड, इसका और नाम अपन देखेंगे, इसको क्यूप्रिक ऑक्साइड कहते हैं अपन, क्यूप्रिक ऑक्साइड। यदि केवल अपन संकेत की दृष्टि से समझेंगे तो एक कॉपर ऑक्साइड भी हम समझ सकते हैं। अभी समीकरण को बैलेंस कर लें, बाईं ओर 2 ऑक्सीजन है, दाईं ओर केवल 1 है तो 2 से गुणा कर देंगे। दाईं ओर 2 कॉपर, बाईं ओर केवल अभी 1 है, इसलिए इसको भी 2 से गुणा करके समान कर लेंगे। इस प्रकार से हम इसको ऑक्साइड के रूप में समझ सकते हैं। ऐसा ही एल्यूमिनियम धातु है, इसको भी आप ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो भी ऑक्साइड ही बनेगा। तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, अब एल्यूमिनियम का ऑक्साइड क्या होते हैं देखिए, एल्यूमिनियम को भी लिखना है और ऑक्सीजन को भी। और अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे एल्यूमिनियम के बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यह धातु हमेशा धनायन बनाते हैं, इसीलिए यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन को जब त्याग करते हैं तो 3 धनायन, और एक ऑक्सीजन जिसके बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपना अष्टक पूर्ण करते हैं। अब इसको जब लिखेंगे तो इसको अपन तिर्यक गुणा कर दें। इस 3 को, जो अभी एल्यूमिनियम के ऊपर में आवेश है, इसको ऑक्सीजन की ओर लिख दें। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने जो अभी 3 लिखा था, इसको इस प्रकार से हम मिटा देंगे बाद में, यानी इस प्रकार से बना हुआ है। दाईं ओर ऑक्सीजन में 2 आवेश है, ऋण आवेश है, और ऋणात्मक आवेश वाले को बाद में ही लिखना है और धनात्मक आवेश को शुरू में ही लिखना है, प्रारंभ में। तो इसी 2 को हम इसको एल्यूमिनियम के साथ गुणा कर देते हैं। अब इसको 2 लिखने से अब ऊपर में हम जो ऑक्सीजन के ऊपर 2 आवेश लिखे हैं वो मिट जाएगा, क्योंकि दोनों के बदले में है। ये सूत्र हो गया इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3। इसको अपन सामान्यतः एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही कहते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब समीकरण को संतुलित कर लें, 3 ऑक्सीजन दाईं ओर है, 2 ऑक्सीजन बाईं ओर है, तिर्यक गुणा कर दें। 3 वाले को 2 से, 2 वाले को 3 से। तो ये 3 वाले को मैं यहाँ 2 वाले को 3 से गुणा कर दिया, और 3 वाले को पूरे समीकरण को 2 से गुणा करना है। एक ही को गुणा नहीं करना है, जब भी गुणा करना होगा तो पूरे सूत्र के सामने में ही गुणा करना है। बीच में करेंगे अपन तो उसका सूत्र का जो संरचना है बदल जाएगा, यौगिक बदल जाएंगे, नाम उसका बदल जाएगा। इसलिए जब भी गुणा करना होगा तो पूरे सूत्र के सामने में ही गुणा करना है। कितना से गुणा कर दें कि बराबर हो जाए। तो अब इस प्रकार से 6 दाईं ओर हो गया और बाईं ओर भी अब 6 ऑक्सीजन हो गए। अब एल्यूमिनियम को बैलेंस कर लें अपन, तो 4 देख रहे हैं यहाँ पर, 2 दूनी 4 हो गया दाईं ओर, अभी तक केवल 1 ही था, अब 4 से गुणा कर देते हैं तो 4 एल्यूमिनियम हो गया। इस प्रकार से समीकरण को भी संतुलित करते जाना है अपन को।
तो सार में क्या समझे अपन कि जब भी ऑक्सीजन से क्रिया होगी तो हमेशा क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, ऑक्सीजन से क्रिया से हमेशा क्या बनेंगे, ऑक्साइड बनेगा। ये हो गया इसमें सार में। अब ऐसे और भी हम यौगिकों के साथ में क्रिया को हम यहाँ पर देखते हैं इसमें। अगला देखें अपन इसमें जल से क्रिया। दूसरा जल से क्रिया। जल के साथ कैसी क्रिया होती है? जल का सूत्र सब जानते हैं हम, H2O, ठीक है ना। जैसे उदाहरण के लिए सोडियम, पोटेशियम, मैं दो धातु का भी ले रहा हूं जो कि बहुत ही क्रियाशील धातु हैं, इनको मैं यहाँ पर जल से क्रिया करा रहा हूं इसमें। तो जल के साथ में बहुत ही तीव्रता के साथ क्रिया करते हैं और यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्रियाशील धातु होते हैं और ये हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं और हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। तो इसको अपन बनाएंगे इस प्रकार से। तो ये सोडियम का हाइड्रोक्साइड, देखिए यहाँ पर हाइड्रोक्साइड का अर्थ होता है OH, जिसमें एक माइनस है। और हम अभी इसी को समझ रहे थे कि सोडियम जिसके बाहरी कोश में केवल एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, इसीलिए केवल कितने धनायन में आते हैं, केवल एक धनायन। जल को अपन तोड़ेंगे, जल की बात कर रहा हूं, तो ये जल है जब टूटता है तो ऐसा H प्लस के रूप में और OH माइनस के रूप में दो आयन टूट जाते हैं। ऐसा ही सोडियम को जब जल में घोलेंगे तो ये भी अपना इलेक्ट्रॉन को त्याग करके क्या बनाते हैं, वो धनायन बनाते हैं। सर्वप्रथम पहला काम होता है। तो सोडियम एक धनायन बनाते हैं और जल को जब आयनित करते हैं इस प्रकार से H प्लस और OH माइनस के रूप में, तो इस प्रकार से धन के साथ में ऋण। अब आगे देखें क्या बचा इसमें। अब तो OH के साथ तो क्रिया हो गई, अभी सोडियम ने OH के साथ क्रिया कर लिया। अब क्या बचा यहाँ पर, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन आयन, वही और हाइड्रोजन आयन क्रिया करके आपस में H2 बना लेते हैं। अभी तो मैं केवल एक ही की बात किया हूँ, ऐसा और कई असंख्य हाइड्रोजन इस जल के अणु हैं। तो इसमें से अब H और H मिल करके आपस में क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन गैस बना लेंगे। इसी को यहाँ पर हम लिख रहे हैं। तो एक जल से केवल एक H प्लस, तो दो जल से दो H प्लस, और वही H प्लस और H प्लस मिल करके क्या बना लेते हैं इस प्रकार से H2 गैस। बाद में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसी इलेक्ट्रॉन को ये त्याग हो जाता है इसमें और इसके साथ में वह H2 का निर्माण करते हैं। तो जल से ही कौन सा गैस बना है यहाँ पर, हाइड्रोजन गैस। अब इस प्रकार समीकरण संतुलित करें। दो हाइड्रोजन चाहिए तो यहाँ पर दो अणु जल चाहिए, एक ही से नहीं निकल रहा है, थोड़ा ध्यान समझेंगे। H2 में से यहाँ पर ये दोनों हाइड्रोजन ही निकल रहे हैं, ठीक है ना, ये अलग से ऐसा टूटा हुआ है OH के रूप में। तो एक जल से केवल एक H निकल रहा है, हमको अभी दो H चाहिए, ठीक है, इसीलिए कितने से गुणा करेंगे, दो से। तो दो ठो H बच गया यहाँ पर, ठीक है, और उस दो H को इस प्रकार से लिखेंगे अपन। अब समीकरण को संतुलित करेंगे तो यहाँ पर दो सोडियम हो गया, तो इस प्रकार से यहाँ पर दो सोडियम। ठीक इसी प्रकार से ये भी पोटेशियम भी जल के साथ जब क्रिया करेगा तो वो भी हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और कौन सा गैस निकलेगा यहाँ से, हाइड्रोजन गैस। तो पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं K प्लस के रूप में और OH माइनस के रूप में। और यहाँ से केवल एक ही H निकल रहा है एक अणु जल से, ये H अलग से नहीं निकल रहा, ऑक्साइड नहीं बन रहे हैं, क्या बना रहे हैं, हाइड्रोक्साइड। तो ये पूरे के पूरे एक साथ यदि लिखूंगा यहाँ पर तो नाम क्या हो गया इसका, हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड तो सोडियम है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और कौन सा गैस निकल रहा है यहाँ से, हाइड्रोजन गैस निकलते हैं इसमें। समीकरण संतुलित कर लें। ठीक इसी प्रकार से एक अणु जल से एक ही H निकल रहा है, तो यहाँ पर H2 है तो दो हाइड्रोजन की जरूरत पड़ रही है। तो एक अणु जल से एक H, दूसरे अणु जल से फिर से एक H। इस प्रकार H और H मिलकर क्या बना लेंगे, H2 बना लेंगे। समीकरण को संतुलित कर लें। दो अणु जल की जरूरत पड़ेगा तो दो ऑक्सीजन हो गया, दाईं ओर भी दो ऑक्सीजन से दो पोटेशियम और इस प्रकार से यहाँ पर भी दो पोटेशियम। तो सार में क्या तुमको समझ आया कि जल के साथ जब क्रिया होगी क्रियाशील धातुओं की, जैसे सोडियम और पोटेशियम, तो क्या बनाएंगे, वो
हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये यहाँ पर हमको समझना है, हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। कुछ अलग अलग धातुओं की क्रियाशीलता अलग अलग होती है, इसीलिए सभी के सभी इस प्रकार से हाइड्रोक्साइड बनाएंगे ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना। अलग अलग क्रियाशीलता के आधार पर, तो यहाँ पर अधिक क्रियाशील धातुओं में इस प्रकार के गुण पाए जाते हैं। आइए जल को हम देखते हैं, इसमें जल से ही क्रिया, जैसे कैल्शियम के साथ एक हम देखते हैं इसमें एग्जाम्पल लेकर के। कैल्शियम आदि जो धातु होते हैं, यह जैसे मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, हम इसकी चर्चा कर रहे हैं अपन। तो ये ठंडे जल से क्रिया नहीं करते, जब हम इसको गर्म करते हैं, गर्म जल, तभी ये क्रिया करते हैं। अभी तक हम जिसकी चर्चा की सोडियम पोटेशियम का, वह क्या था, केवल ठंडे जल में था। और हम जब इसकी चर्चा करेंगे तो एक ऐसा यहाँ पर ये गर्म है, माने गर्म अवस्था में क्रिया करना है इसको। इसको संकेत के रूप में ऐसा लिखा जा रहा है, इसका मतलब गर्म करना। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी बनेंगे हाइड्रोक्साइड, और क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस। तो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ठीक इसी प्रकार से मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। दो यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए 2 अणु जल की जरूरत पड़ेगा। इसी प्रकार से दूसरे समीकरण में भी इस प्रकार जरूरत पड़ेंगे, एक ही कैल्शियम है, एक ही कैल्शियम है, तो हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनते हैं इसमें। आइए हम और कुछ धातु हैं उनको जल के साथ क्रिया को हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पर कुछ धातु ऐसे होती हैं जो न तो ठंडे जल से क्रिया करते, न ही गर्म जल से। तो किससे क्रिया करते हैं, वो जल की एक तीसरी अवस्था होती है, भाप अवस्था, यानी भाप की अवस्था में क्या होते हैं, वो क्रिया करते हैं। तो ऐसे धातुओं के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। अभी तक मैं यहाँ पर जो लिखा हुआ हूँ, यह गर्म क्या माने, गर्म जल है। जैसे कुछ धातु हैं, जैसे लोहा, इसको आप यदि केवल ठंडे जल से क्रिया करोगे या केवल गर्म जल से, तो क्रिया नहीं होती। किससे होती है क्रिया इसकी, भाप से। भाप का सीधा सीधा संबंध है इसमें, इसका सूत्र की दृष्टि से कहेंगे तो H2O ही है। अब इसको अपन क्रिया कराएंगे तो क्या होते हैं, इसमें हाइड्रोक्साइड नहीं बनते, इसमें क्या बनते हैं, ऑक्साइड बनते हैं। तो Fe जो तत्व है, धातु हैं, उनके ऑक्साइड बनेंगे। और उसका सूत्र है, देखिए Fe3O4। पूरे के पूरे ये हाइड्रोक्साइड नहीं बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, इससे ऑक्साइड बन रहे हैं, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। और हाइड्रोजन गैस का सूत्र क्या होता है, H2। यहाँ पर 2 प्रकार का ऑक्साइड है, इसको मैं थोड़ा समझाने का प्रयास करूँ। FeO, इसको बोलते हैं फेरस ऑक्साइड, फेरस का भी ऑक्साइड है, और साथ ही साथ फेरिक का भी ऑक्साइड है। इसका सूत्र इस प्रकार से Fe3O4, ये दोनों एक साथ हैं इसमें, फेरस और फेरिक दोनों के ऑक्साइड है, मिश्रित ऑक्साइड है। इसको अपन एक साथ सूत्र में लिखेंगे तो Fe3, देखिए सॉरी Fe2 है, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। ये 3 Fe हैं, तो ये 2 आयरन 1 आयरन, 3 आयरन, टोटल 4 ऑक्सीजन है, जिसमें फेरस ऑक्साइड में 1 ऑक्सीजन है, और फेरिक ऑक्साइड जिसका सूत्र Fe2O3 है, इसमें 3 ऑक्सीजन, 3 और 1 4 हो, एक साथ मिलाओगे तो इस प्रकार से लिखते हैं। अब समीकरण संतुलित कर लीजिए। ये सूत्र हो गया फेरस ऑक्साइड यानी FeO और फेरिक ऑक्साइड यानी Fe2O3। यदि इसको समझने का प्रयास करेंगे तो इसको लिखते ऐसा है अपन Fe3O4। अभी आप इसको इस रूप में लिख लीजिए Fe3O4 के रूप में।
समीकरण को संतुलित कर लें, 4 ऑक्सीजन है दाईं ओर, बाईं ओर भी 4 कर लीजिए। हाइड्रोजन देखिए 4 दूनी 8, अब राइट हैंड साइड की ओर भी 4 8 करना है तो 4 दूनी 8 हो गया। आयरन की बात करें दाईं ओर 3, बाईं ओर अभी एक ही है तो कितना से गुणा करेंगे इसको 3। इस प्रकार से यहाँ पर बनना ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलता है, यहाँ पर हाइड्रोक्साइड नहीं बनते। उसी प्रकार से सेम एल्यूमिनियम के भी होते हैं। यदि एल्यूमिनियम को यदि अपन ठंडे जल से क्रिया कराएं या गर्म जल से, उससे क्रिया नहीं होता, किससे क्रिया होती है, उसके भाप से, और उससे कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। जैसे यहाँ पर एल्यूमिनियम प्लस जल, ये भी भाप के रूप में है, तो इससे क्या बनेंगे, ऑक्साइड बनेगा, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड, जिसको हम इस प्रकार से समझ चुके हैं Al2O3, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलती है। समीकरण को जब अपन संतुलित करेंगे, 3 ऑक्सीजन दाईं ओर है, 3 ऑक्सीजन बाईं ओर कीजिए, 3 से गुणा कर देंगे। हाइड्रोजन की बात करें 3 दूनी 6 लेफ्ट में, 2 का गुणा 3 से कर लें तो कितना हो गया, 3 दूनी 6 हो गया अभी। उसी प्रकार से एल्यूमिनियम दाईं ओर 2 है, बाईं ओर को 2 करना है तो 2 से गुणा कर दीजिए इसमें, ठीक। तो ये भी क्या बन गया, ये ऑक्साइड बनेंगे और हाइड्रोजन गैस निकलेगा यहाँ से। तो ये ऐसे धातु हैं जो ठंडे और गर्म जल से क्रिया नहीं करते, अपितु केवल भाप की अवस्था से ही क्रिया करते हैं। तो 3 प्रकार के धातुओं को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, जो सीधे ठंडे जल से क्रिया कर लेते हैं, कुछ धातुएं जो गर्म जल से क्रिया करते हैं। एक बार और समझ लीजिए इसको, एल्यूमिनियम इस जल में से पूरे हाइड्रोजन को निकाल देते हैं तो केवल क्या बचेगा, ऑक्सीजन बचेगा। तो ऑक्सीजन जो बचा हुआ, ऑक्सीजन की क्रिया किससे होती है, एल्यूमिनियम से, तो एल्यूमिनियम का क्या बनता है, ऑक्साइड। इसका सूत्र होता है Al2O3, जिसमें एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 है और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है, 3 गुणा है इसमें, और हाइड्रोजन निकल गया। समीकरण को बैलेंस करना है तो 3 ऑक्सीजन राइट हैंड साइड की ओर, 3 से गुणा कर देंगे बाईं ओर। हाइड्रोजन की संख्या 3 दूनी 6 लेफ्ट में है, राइट में भी 3 दूनी 6 कर दें। एल्यूमिनियम दाईं ओर 2 है, बाईं ओर 2 से गुणा कर देंगे 2 से, तो बराबर हो जाएगा। आगे चले अपन कुछ और धातुओं के बारे में। जैसे हाइड्रोजन से क्रिया, तीसरा हाइड्रोजन से क्रिया, हाइड्रोजन से क्रिया करने पर हाइड्राइड बनाते हैं। हाइड्राइड बनते हैं, और हाइड्राइड का मतलब क्या, देखिए इधर से, जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सोडियम और एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कैल्शियम। इसको आप यदि हाइड्रोजन गैस से क्रिया कराएंगे, हाइड्रोजन गैस का सूत्र होता है H2, तो हाइड्राइड, जैसे ऑक्सीजन से क्रिया किया था तो ऑक्साइड बनाए थे, वैसा ही हाइड्रोजन से क्रिया करने पर क्या बनेंगे, हाइड्राइड बनेंगे। तो सोडियम और हाइड्राइड, हाइड्राइड यानी यहाँ पर माइनस चार्ज है। आइड प्रत्यय तभी लगता है जब माइनस चार्ज होंगे, जैसे ऑक्साइड ड है, इसमें ट नहीं है, ट होने से उसका आशय अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, और एक सोडियम में यहाँ पर 1 प्लस, और ये आयनिक यौगिक हैं। आयनिक का मतलब होता है धन आयन भी है और ऋण आयन भी है इसमें। इसका नाम हो गया सोडियम हाइड्राइड। सोडियम को शुरू में इसलिए बोला गया क्योंकि धनात्मक आवेश वाले हैं। ऐसा ही समीकरण को संतुलित कर लें, दाईं ओर और बाईं ओर हाइड्रोजन को, 2 बाईं ओर है, दाईं ओर भी 2 कर लें, सोडियम की संख्या 2 बाईं ओर भी कर लें अपन। ठीक उसी प्रकार से कैल्शियम हाइड्राइड, इसका सूत्र है CaH2, क्योंकि कैल्शियम की संयोजकता 2 है, इसीलिए यहाँ पर ये तिरछा गुणा है इसमें। और हाइड्रोजन की संयोजकता केवल 1 होती है, वर्ग 1 का है, इसीलिए यहाँ पर 1 कुछ नहीं, यानी 1 कैल्शियम यहाँ पर। तो सूत्र हो गया CaH2। ठीक उसी प्रकार से जैसे अपन सोडियम हाइड्राइड लिखे थे, वैसा ही क्या होगा, ये कैल्शियम हाइड्राइड कहलाता है। कैल्शियम हाइड्राइड।
समीकरण पहले से संतुलित हो चुका है इसमें। आगे चलें, क्लोरीन से क्रिया, कुछ अभिक्रिया देखते हैं अपन आगे। हाइड्रोजन के स्थान पर लेते हैं अगला क्लोरीन, जिसका सूत्र होता है Cl2। क्लोरीन से क्रिया, तो इसमें जैसे हाइड्राइड होते हैं उसके जगह में क्या होगा, क्लोराइड बनते हैं। ऑक्सीजन से ऑक्साइड, हाइड्रोजन से हाइड्राइड, वैसे क्लोरीन से क्लोराइड बनेगा। तो क्लोरीन जैसे एक एग्जांपल कि यहाँ पर मैं हाइड्रोजन को केवल चेंज कर रहा हूँ, अब यहाँ पर नाम चेंज हो जाएगा, सोडियम, और इस प्रकार से क्लोरीन जिसका सूत्र Cl2 लिखते हैं अपन। हाइड्रोजन के समान ये भी आयनिक यौगिक बनाते हैं, Na और Cl। तो ये सोडियम और क्लोरीन दोनों की संयोजकता एक एक होती है, इसीलिए समान है। समीकरण को बैलेंस कर लेंगे यहाँ पर। अब हाइड्राइड को हटा देंगे शब्द को और क्लोराइड हो जाएगा यहाँ पर। तो NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, जिसको सामान्यतः पर नमक कहते हैं, साल्ट। ऐसा ही क्लोरीन, समीकरण को संतुलित कर लेंगे। बाईं ओर 2 क्लोरीन है, दाईं ओर को 2 से गुणा कर दें, 2 सोडियम दाईं ओर, 2 सोडियम बाईं ओर। ऐसा ही कैल्शियम क्लोराइड का होगा, CaCl2। कैल्शियम की संयोजकता 2 होती है, इसलिए यहाँ पर 2 से तिरछा गुणा है। क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है, इसलिए यहाँ पर 1 है। नाम होगा इसका कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2। ये रही यहाँ पर क्लोरीन से होने वाली क्रिया। आगे चलें अपन अम्ल से होने वाली क्रिया। अम्ल के साथ कैसे क्रिया होगा देखिए इधर से। सभी धातु सभी अम्लों से क्रिया नहीं करते, उसमें कुछ जो क्रियाशील धातुएं हैं वह अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती हैं, सभी नहीं करते। इसको ध्यान समझेंगे इसमें। तो कुछ क्रियाशील धातुएं, जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर मैं ले रहा हूँ समझने के लिए, जैसे सोडियम है। एक अम्ल ले रहा हूँ जैसे HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको क्या कहते हैं अपन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ से एक क्रियाशील धातु हैं, आसानी से हाइड्रोजन गैस को निकालते हैं और क्लोराइड बनाते हैं। तो सूत्र बनेगा यहाँ पर NaCl। ये लवण है यहाँ पर, यदि इसको दूसरे शब्दों में कहें तो क्या हो जाएगा, ये लवण, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। समीकरण को संतुलित कर लें। 2 हाइड्रोजन दाईं ओर है, 2 बाईं ओर कर लें। 2 क्लोरीन बाईं ओर हो गया, अब 2 से गुणा करके दाईं ओर। सोडियम दाईं ओर 2 हो गया, बाईं ओर भी 2। ठीक इसी प्रकार से जिंक, जैसे जस्ता को अपन सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया कराते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको अपन H2SO4 कहते हैं। और यह तनु है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ तनु, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। इससे जब क्रिया होती है तो यहाँ से भी ठीक इसी प्रकार से बिना गर्म किए सीधे हाइड्रोजन गैस निकलती है यहाँ से। और ये प्रयोगशाला में बनाने की विधि है हाइड्रोजन गैस, जिसका आप इसी 10वीं कक्षा में आप पढ़ चुके हैं। इसमें जिंक सल्फेट बनेगा। इसको अपन यदि संक्षेप में कहें जैसे, तो लवण भी समझ सकते हैं इसमें। इसको और समझेंगे तो जिंक का सल्फेट, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलती है। समीकरण पहले से संतुलित हो चुका है। 2 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन, 1 सल्फर और 1 जिंक, दोनों तरफ बराबर है। आगे चले अपन कुछ क्षार से क्रिया। इसमें क्षार के अंतर्गत में, तो इसको दूसरे शब्दों में समझें, इनके ऑक्साइड का व्यवहार, धातु के ऑक्साइड का गुण। हम यहाँ पर केवल अभी धातु के बारे में ही पढ़ रहे हैं। 6वां है इसमें
धातु के ऑक्साइड का गुण समझे या व्यवहार, दोनों का अर्थ एक ही है। तो दो प्रकार के होते हैं ऑक्साइड, एक होता है क्षारीय ऑक्साइड और अधिकांश ऑक्साइड धातु के क्षारीय ही होते हैं, क्षारीय ऑक्साइड। इसका आशय क्या है समझ लेंगे। ऐसा ऑक्साइड जो जल से क्रिया करने पर क्षार बनाते हैं, इसको मैं संक्षेप में लिख दे रहा हूं। क्षारीय ऑक्साइड का मतलब क्या है? ऑक्साइड को हम जल से क्रिया कराएं तो क्षार बनेगा, भले हाइड्रोजन गैस निकले चाहे ना निकले, लेकिन वो बनेगा, क्षार बनेगा। तो ऐसे ऑक्साइड को हम कौन सा ऑक्साइड कहते हैं? अपन क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं। ये ऑक्साइड का मतलब है जब जल से क्रिया करेगा क्षार बनेगा इसमें। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग ग्रुप नंबर 1 में पढ़ रहे हैं सोडियम, पोटेशियम, ग्रुप नंबर 2 में पढ़ लिए कैल्शियम, मैग्नीशियम। इनके ऑक्साइड की बात करते हैं अपन। सोडियम ऑक्साइड, इसका सूत्र होता है Na2O, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। पोटेशियम ऑक्साइड, जिसका सूत्र देखेंगे पोटेशियम का ऑक्साइड K2O, इसको अपन जल से क्रिया कराएं, जल का सूत्र होता है H2O। तो क्या बनेगा? क्षार। क्षार का यहाँ पर आशय है, जिसको आप लोग पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जो जल में घुलने पर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, जल में घुलने पर OH आयन देते हैं, ठीक है ना। क्षार का आशय यहाँ पर OH वाले हैं, मैं समझाने के इसको लिख रहा हूँ, जिसमें OH पाए जाते हैं। जैसे देखिए सोडियम ऑक्साइड प्लस जल बराबर सोडियम का हाइड्रोक्साइड बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको अपन OH कहते हैं। नाम लिखेंगे इस प्रकार से, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड OH जहां पर लिखा होगा उसको क्या समझेंगे? अभी यहां पर हाइड्रोक्साइड पढ़ेंगे। समीकरण को संतुलित कर लें। अभी ऑक्सीजन दाईं ओर केवल एक है, बाईं तरफ 2 हैं, 2 से गुणा कर दें समीकरण को। 2 हाइड्रोजन बाईं तरफ, सोडियम की संख्या भी 2 है, बाईं तरफ भी 2 है। ऐसा ही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा इसमें। पोटेशियम ऑक्साइड धन जल बराबर पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर जो सोडियम लिखे तो उसके जगह में क्या हो जाएगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। और ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षार हैं। क्या है? क्षार हैं। मैं जितना यहाँ पर इसमें 2 की चर्चा किया था, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड भी और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दोनों क्या होते हैं? क्षार होते हैं। इसका आशय है कि ये जो सोडियम ऑक्साइड हैं और पोटेशियम ऑक्साइड हैं, ये कैसे ऑक्साइड हैं? यहाँ पर ये क्षारीय ऑक्साइड हैं। कौन सा ऑक्साइड है? ये क्षारीय ऑक्साइड। अब उसी प्रकार से ग्रुप नंबर 2 वाले भी ठीक इसी प्रकार से ये भी क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्साइड। खास करके कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। और दूसरे प्रकार के हम थोड़ा देखें इसमें, उनके ऑक्साइड क्या होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, अपन देखेंगे इसमें। देखिए यहाँ पर एक उदाहरण ले रहा हूँ मैं, कैल्शियम की ऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है CO। इसको अपन जल से क्रिया कराएं तो चूंकि इनकी प्रकृति ऑक्साइड होते हैं, ये क्षारीय ऑक्साइड होते हैं, इसीलिए जल से क्रिया करने पर हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोक्साइड में OH जिसको लिखते हैं अपन 1- है, कैल्शियम की संयोजकता 2 है, इसलिए तिरछा गुणा हो जाएगा। तो टोटल OH यहाँ पर 2 आवेश होने के कारण से ये 2, और यहाँ पर 1 है तो ऑलरेडी 1 है, 1 को हम लिखते नहीं हैं, इसीलिए केवल इस प्रकार से लिखा जाएगा। Ca कोष्टक में है OH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आइए कुछ हम दूसरे प्रकार के ऑक्साइड की बात करें इसमें, जो कि धातु के ही ऑक्साइड हैं। दूसरा यहाँ पर लिख रहा हूँ, पहला हो गया क्षारीय ऑक्साइड, दूसरा एक होते हैं जिसको अपन कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। दूसरा ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड। उभय यानी दोनों, धर्मी माने गुण, दोनों गुण दर्शाते हैं।
दोनों गुण का मतलब अम्लीय भी होते हैं और क्षारीय भी होते हैं। इसका सीधा सा मतलब है अम्लीय एवं क्षारीय दोनों गुण दर्शाते हैं। जैसे कुछ उदाहरण लेते हैं अपन, सभी नहीं होते, सभी के ऑक्साइड क्षारीय नहीं होते, न सभी के ऑक्साइड उभयधर्मी नहीं होते। कुछ धातुएं हैं जिनके ऑक्साइड उभयधर्मी भी होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के अपन लेते हैं इसमें जिंक के ऑक्साइड। जिंक के जो ऑक्साइड होते हैं, जिंक धातु है, हम धातु की ही चर्चा कर रहे हैं, तो इनको यदि अपन अम्ल से क्रिया करा रहे हैं, जैसे अम्ल के अंतर्गत देखिए HCl, एक कोई उदाहरण ले सकते हैं अपन। एक सरल उदाहरण में यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं अम्ल, जैसे कि यहाँ पर HCl है और ये ऑक्साइड है, तो अम्ल से भी क्रिया करेगा तो भी लवण बनेगा। इसका सीधा सा ऐसा बता रहा हूँ, इसमें ये ऑक्साइड हैं, इनको हम अम्ल से क्रिया करा रहे हैं तो क्या बनेगा, यहाँ से लवण बनेगा। और हाइड्रोजन गैस निकले चाहे ना निकले, जल बने चाहे ना बने, वो बात की बात है, लेकिन लवण बनेगा इसमें। ठीक है, तो ऐसा ऑक्साइड जो अम्ल से भी क्रिया करते हैं और क्षार से भी क्रिया करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के यहाँ पर उदाहरण को उत्तर बाद में लिखेंगे, इसी ऑक्साइड को मैं क्षार से भी क्रिया करा रहा हूँ। जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें OH होते हैं उसको क्या कहते हैं अपन, क्षार कहते हैं। तो दोनों से क्रिया कर रहा है और लवण बनाएगा। क्या बनेगा देखिए, जिंक का क्लोराइड बनेगा ZnCl2, जिंक क्लोराइड, ये लवण है, और यहाँ से हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन जिंक का दोनों मिल करके पानी बनाएंगे H2O। समीकरण थोड़ा संतुलित कर लें, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इसको लवण प्लस जल। 2 क्लोरीन है, बाईं तरफ भी कर लें 2 से, 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन बराबर है, जिंक भी बराबर है। तो क्या सार मिला, धातु के ऑक्साइड को अम्ल से क्रिया कराएं तो लवण बना, क्षार से भी क्रिया कराएंगे तो लवण बनेगा। देखिए किस प्रकार से बनेगा। इसमें यहाँ पर लेते हैं इसमें Na2ZnO2, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। नाम क्या होता है इसका, सोडियम जिंकेट। और ये इसको अपन संक्षिप्त में कहें तो क्या है, यहाँ पर ये लवण है। समीकरण पर संतुलित कर लें, दाईं ओर 2 सोडियम, बाईं ओर भी 2 कर लें। ऑक्सीजन देख लेंगे, इसमें ये सारे हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है। मैं भी केवल इसको इस प्रकार से समझने के लिए आपके 2 लिख दिया हूँ, बाद में संख्या को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन इस प्रकार से, बाईं ओर यहाँ पर 3 है और दाईं ओर अभी तक केवल 1 ही है, इसलिए 1 बचा हुआ है, ये जल के रूप में बनेगा यहाँ पर। तो लवण घन क्या बन रहा है यहाँ पर, ये जल बनेंगे। तो ऐसा ऑक्साइड जो अम्ल से क्रिया करने पर भी लवण बनेगा और क्षार से क्रिया करने पर भी लवण बनते हैं, ऐसे ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो ये जिंक ऑक्साइड ये केवल क्षारीय ऑक्साइड नहीं है, ये दोनों गुण दर्शाते हैं। ऐसे और अन्य उदाहरण हैं, जैसे आप यहाँ पर लेड के ऑक्साइड को भी क्रिया कराएंगे तो इसका जो भी गुण है वो भी उभयधर्मी होगा, अर्थात अम्ल से क्रिया कराओगे तो भी लवण जल बनेगा और क्षार से क्रिया कराएंगे तो भी लवण और जल बनेंगे इसमें। तो ये धातु के ऑक्साइड 2 प्रकार के होते हैं, क्षारीय ऑक्साइड और उभयधर्मी ऑक्साइड। और जितने भी अधातु होते हैं इसके उल्टे होते हैं, वह अम्लीय ऑक्साइड बनाएगा, क्षारीय के उल्टा अम्लीय ऑक्साइड बनाएंगे। जिसको आप लोग अगले जो चैप्टर है उसमें आप अधातु के बारे में जब पढ़ेंगे उसके बारे में हम इसमें समझेंगे। आगे चलते हैं, इसमें कुछ और गुणों के बारे में चर्चा करें। इसमें कुछ धातु के लवण को धातु के लवण ले रहे हैं हम। अगला इसमें है 7वां, धातु के लवणों से धातु की क्रिया। एक धातु ले रहा हूं, जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर मैं Fe ले रहा हूँ,
लोहा धातु है, ये कौन सी अवस्था में होती है? यहाँ पर ये ठोस अवस्था में। आगे एक लवण धातु के अन्य प्रकार के, जैसे कॉपर सल्फेट, ये कॉपर धातु है, सल्फेट है, इसको अपन कहते हैं कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट, आखिर कॉपर सल्फेट क्या है? तो यहाँ पर धातु के लवण है, ठीक है ना। इसका हम अभी जली विलयन बना रहे हैं। जली विलयन को संकेत में ऐसा AQ ऐसा लिखते हैं अपन, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। और एक धातु को लिए, अन्य है, दोनों एक ही नहीं है, एक धातु के लवण दूसरा अन्य धातु से, मतलब दोनों अलग अलग हैं इसमें। जैसे यहाँ पर कॉपर है, यहाँ पर क्या है? लोहा है इसमें। अब इसकी जब क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, देखिए इधर से, अभी ठोस रूप में है लोहा, तो ये अधिक क्रियाशील होता है लोहा कॉपर से, तो क्या करता है? लवण के विलयन से इस कम सक्रिय धातु को विस्थापित करता है, ठीक है ना। उसके बदले में आ जाएगा वो, तो Fe कॉपर की जगह में आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? FeSO4, इसको कहते हैं अपन, अभी कॉपर सल्फेट था, अब बन गया यहाँ पर फेरस सल्फेट। और उसके जगह में, कॉपर के जगह में Fe और Fe के जगह में कॉपर आते हैं। यहाँ पर ये जली विलयन में है, जली विलयन के नाम संकेत को AQ लिखते हैं। और यहाँ पर जो तांबा है, कमरे के ताप पर ठोस होते हैं, क्योंकि हम इसको पढ़ चुके हैं गुण में। यहाँ पर लोहा भी S माने सॉलिड, सॉलिड यानी ठोस। तो ये इस प्रकार से अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को लवण के विलयन में से विस्थापित कर देते हैं, और इस प्रकार से नया यौगिक बन जाते हैं। अभी जो कॉपर सल्फेट था वह क्या बन गया? फेरस सल्फेट बन गया। और अभी जो लोहा था उसके जगह में तांबा आ गया। इस प्रकार से ये सामान्य क्रियाएं रासायनिक गुण के अंतर्गत में होती है इसमें। तो आज हम इस कालखंड में तत्वों, धातुओं के जो रासायनिक गुण हैं उनके बारे में हमने चर्चा किया। अगले कालखंड में उनकी क्रियाशीलता श्रेणी है उसके बारे में हम समझेंगे, और धातु कौन कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं प्रकृति में, कौन कौन से रूप में पाए जाते हैं, इनके बारे में हम अगले कालखंड में समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।